टॉप अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने देश के पहले मेड इन इंडिया के तहत तैयार किए गए विक्रम 32 बिट प्रो चिप को शोकेस किया है। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि भारत इस साल से कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप का प्रोडक्शन शुरू करेगा। इस चिप सेट को इसरो की लेबोरेटरी ने तैयार किया है। विक्रम चिप को इसरो के सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में डेवलप किया है। यह भारत का पहला फुली मेक इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। चिप किसी भी डिवाइस के लिए बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, जैसे किसी इंसान के लिए ब्रेन। सेमिकॉन इंडिया 2025 का मकसद चुनिंदा सेगमेंट पर चर्चा करना है ताकि सेमीकंडक्टर चिपसेट इंडस्ट्री दुनिया भर के देशों के लिए चिपसेट का एक्सपोर्ट कर सके। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद सेमीकंडक्टर चिप्स, एडवांस्ड पैकेजिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना है। गाजीपुर में पर्यटन विकास कार्यों में 7 करोड़ के गबन के आरोपी ठेकेदार को ईओडब्ल्यू ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। 2012-13 में विभिन्न स्थलों के सौंदर्यीकरण योजनाओं में अनियमितता पाई गई, जिससे सरकारी धन का नुकसान हुआ। इस मामले में 26 अभियुक्तों की संलिप्तता पाई गई, जिनमें से एक को वाराणसी सेक्टर की टीम ने गिरफ्तार किया। वर्ष 2012-13 के दौरान जनपद गाजीपुर के भदौरा ब्लॉक के अंतर्गत स्थित 5 स्थलों जैसे परेमन शाह का तालाब, सेवाराई चीरा का पोखरा, मां कामाख्या धाम गैमर, देवकली स्थल एवं कीनाराम स्थल देवल शामिल है। इसका पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण योजनाओं हेतु चयन किया गया था। शासन द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम लिमिटेड वाराणसी इकाई को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया गया था। कार्यदायी संस्था के अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों के द्वारा इन स्थलों का कार्य अपूर्ण रखा गया और मानक के अनुरूप कार्य नहीं किया गया। लखनऊ में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और छात्रों ने बाराबंकी में हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मंगलवार को लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुछ छात्र विधानसभा के गेट तक पहुंच गए। इस दौरान उनकी पुलिस से हल्की झड़प हुई। प्रदर्शनकारी छात्र बाराबंकी में अपने साथियों पर हुई पुलिस कार्रवाई से नाराज थे। छात्रों ने कहा कि जब तक गृह सचिव उनसे मिलकर उचित कार्रवाई का आश्वासन नहीं देते, तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, जो पूरी तरह से गलत है। छात्रों ने बाराबंकी में दोषी पुलिसकर्मियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। छात्रों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, जिसने छात्रों को आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस दर्जनों छात्रों को गाड़ियों में भरकर ले गई। मसूरी गोलीकांड की आज 31वीं बरसी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी पहुंचकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। माल रोड स्थित शहीद स्थल पर मसूरी के 6 आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। 2 सितंबर 1994 की गोलीकांड की घटना को याद कर आज भी लोग सिहर उठते हैं। इस दिन पुलिस में निहत्थे 6 राज्य आंदोलनकारियों पर गोलियों की बौछार कर दी थी। पुलिस की बर्बरता और अत्याचार की सच्ची कहानी इतनी भयावह थी कि यह दिन मसूरी के इतिहास में हमेशा के लिए काला अध्याय के रूप में जुड़ गया। छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल ड्रग तस्करी केस में रायपुर की इंटीरियर डिजाइनर युवती को गिरफ्तार किया गया है। युवती भी उसी गिरोह का हिस्सा थी जो क्लब, पब, फार्म हाउस के साथ अन्य जगहों पर होने वाली हाई प्रोफाइल वीआईपी पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करता था। यह ड्रग्स मुंबई, दिल्ली और पंजाब से छत्तीसगढ़ लाया जाता था। युवती का नाम एक हफ्ते पहले पकड़े गए 3 लोगों के जरिए सामने आया। पुलिस ने देवेंद्र नगर ओवरब्रिज के नीचे 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ पर उन्होंने अपना नाम हर्ष आहूजा, मोनू बिश्नोई और दीप धनोरिया बताया। आरोपियों के पास से एमडीएमए जब्त हुआ था। जब उनसे पूछताछ की गई तो नव्या मालिक का नाम सामने आया है। पुलिस ने नव्या मालिक को मुंबई से गिरफ्तार किया। उनसे संपर्क में कई यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्र छात्राएं थे। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। उन्नाव के धई थाना क्षेत्र के वसीरतगंज में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कुत्ते ने 8 साल के बच्चे के पेट में काटा तो पिता ने बड़ी
बेरहमी से कुत्ते की हत्या कर दी। पहले कुत्ते पर लाठियां बरसाई, फिर जबड़े को चीर दिया। जबड़े से खून निकलने लगा। जमीन पर फेंक कर पैरों से गर्दन दबा दी। जबड़ा चीरते हुए दर्द से कराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। कुत्ते का जबड़ा फाड़ने वाले शख्स का नाम वीरेंद्र बताया जा रहा है, जो वसीयतगंज का निवासी है। जो इस घटना के बाद हनुमंत जीव आश्रम सेवा संस्थान द्वारा वीरेंद्र के ऊपर दई थाने में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। पुलिस का कहना है जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जिले के गजरौला थाना क्षेत्र के तिगरी गंगा धाम से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। अमरोहा नगर के मोहल्ला दानिश मंदान निवासी रामपाल अपने पोते का मुंडन संस्कार कराने परिजनों संग 6 दिन पहले तिगरी गंगा घाट पहुंचे थे, लेकिन खुशियों का माहौल मातम में बदल गया जब 6 दिन पहले उनके तीनों बेटे गंगा स्नान के दौरान डूब गए। बताया जा रहा है कि ओमकार उम्र 25, बंटी उम्र 23 और अनुज उम्र 18 गंगा में नहाने के लिए उतरे और फिर वापस नहीं लौटे। घटना की सूचना मिलते ही सीओ धनौरा गजरौला थाना प्रभारी मनोज कुमार व राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पीएसी जवानों की मौजूदगी में लगातार सर्च अभियान में जुटी हैं। सोमवार देर शाम घटना के 6 दिन बाद 2 भाइयों के शव घटना स्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर बरामद हो गए, जबकि तीसरे भाई की तलाश अभी जारी है। घाट पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गंगा किनारे पिछले 6 दिनों से अपनों का इंतजार करती आंखें सूनी हो गई हैं। स्थानीय लोगों की भीड़ गमगीन माहौल में परिजनों को ढांढस बना रही है। हालांकि समय बीतने के साथ ही परिजनों की उम्मीदें भी धुंधली होते जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के संडीला में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने इंस्टाग्राम रील के जरिए अपने लापता पति को पहचान लिया। यह मामला 2017 में हुई शादी से जुड़ा है। शीलू नाम की महिला की शादी जितेंद्र नाम के युवक से हुई थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद यानी 2018 में जितेंद्र अचानक गायब हो गया। गायब होने के बाद जितेंद्र के परिवार ने शीलू और उसके घर वालों पर ही हत्या का शक जताते हुए थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। वर्षों तक जितेंद्र की कोई खबर नहीं मिली, जिससे मामला और भी रहस्यमय हो गया। लेकिन हाल ही में जब शीलू इंस्टाग्राम पर रील्स देख रही थी तो उसे एक रील में जितेंद्र नजर आया। उसके साथ एक और महिला थी जिससे उसने शादी कर रखी थी और लुधियाना में रह रहा था। शीलू ने तुरंत पुलिस को इसके बारे में सूचित किया। जांच के बाद पुलिस ने लुधियाना से जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि जितेंद्र ने जानबूझकर लापता होने की साजिश रची ताकि वह दूसरी शादी कर सके। वह पिछले कई सालों से लुधियाना में नई पत्नी के साथ रह रहा था। अब पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और कानूनी कार्यवाही भी शुरू हो गई है। एक रील ने जितेंद्र की साजिश को उजागर कर दिया है और फिर से कानून के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। कोटेद्वार राजमार्ग पर स्थित एक पेट्रोल पंप के समीप बीते दिनों एक चीड़ का विशाल पेड़ एक आवासीय भवन के ऊपर आकर गिर गया, जिससे वहां रहने वाले परिवार को जानमाल का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया। इस स्थिति की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी श्रीमती स्वाति एस भदौरिया ने तत्काल संज्ञान लिया और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार जिला प्रशासन की टीम वन विभाग एवं आपदा प्रबंधन दल के साथ मौके पर पहुंचे और त्वरित कार्रवाई करते हुए पेड़ों को सुरक्षित रूप से हटाने का कार्य प्रारंभ किया। यह संपूर्ण प्रक्रिया सावधानी पूर्वक पूरी की गई ताकि भवन को और अधिक क्षति न पहुंचे तथा किसी भी प्रकार की जनहानि से बचाया जा सके। प्रतापगढ़ जनपद के लालगंज क्षेत्र में शनिवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। यह मुठभेड़ लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बेलहा रोड पर हुई, जब पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान जैसे ही पुलिस ने बाइक सवार संदिग्धों को रोका, बदमाशों ने अचानक पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग की। इस दौरान 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी और वे घायल हो गए, जबकि उनका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घायल बदमाशों को पहले लालगंज सीएचसी ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ये वही बदमाश हैं जिन्होंने 2 दिन पहले लालगंज कस्बे में एक मिस्त्री से तमंचे के बल पर मोबाइल लूट लिया था। इस घटना के बाद से ही पुलिस इन बदमाशों की तलाश कर रही थी। इस मुठभेड़ को लालगंज इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार और स्पेशल टीम प्रभारी अर्जुन यादव की संयुक्त कार्रवाई के रूप में अंजाम दिया गया।
एक और परसा कोल खदान भारी विरोध के बीच खुला हुआ है। लोगों का कहना है कि फर्जी प्रस्ताव बना करके यह खदान आवंटित की गई है। वहीं कई किसानों को एवं प्रभावित लोगों को मुआवजा तक उनके खेतों का नहीं मिला है। साथ ही विगत दिन मिली जानकारी के अनुसार खदान प्रबंधन के द्वारा खड़ी फसल में बुलडोजर चलाकर धान की फसल को पूरे तरीके से नष्ट कर दिया गया। साथ ही कई किसानों के खेत तक पहुंच मार्ग को भी पूर्ण रूप से अवरोध कर दिया गया है। इसके बावजूद वर्तमान में मनमाने ढंग से खदान के कोयला रहित पानी को सालही नदी में बगैर फिल्टर किए ही सीधे तौर से डालकर जलीय जीव जंतु सहित अन्य लोगों को प्रभावित कर दिया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि संबंधित खदान प्रबंधन के द्वारा काफी मनमानी की जा रही है। कई पर फर्जी प्रस्ताव सहित अन्य मामले को लेकर धरना प्रदर्शन सहित कई बार शिकायत प्रशासन स्तर पर की जा चुकी है, पर कार्रवाई नहीं होने के कारण उनका हौसला लगातार बुलंद होता जा रहा है और स्थानीय लोगों को तरह तरह से प्रताड़ित कर रहा है। अभी हाल ही में खदान प्रबंधन के द्वारा साली ग्राम पंचायत की एकमात्र नदी जो कि तारा ग्राम पंचायत सूरजपुर की ओर से बहती है, जहां स्थानीय स्तर पर मवेशियों को पानी पिलाने सहित स्थानीय अन्य रोजमर्रा कार्य हेतु इस पानी का उपयोग किया जाता है। लेकिन खदान प्रबंधन के द्वारा अब खदान के गंदे पानी को डालने से सभी कार्य काफी प्रभावित हुए हैं। वहीं जलीय जीवों के लिए भी संकट का दौर चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार यह सालही नदी पर आकर प्रेमनगर क्षेत्र में अटेम नदी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां आगे चलकर बहुत बड़ा जलाशय बना है। ललितपुर जिले के कोतवाली मैरौनी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिलावन में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। गांव के पास स्थित नहर किनारे सोयाबीन के खेत में एक विशालकाय अजगर ने गाय के बछड़े को निगल लिया। यह घटना शुक्रवार सुबह की बताई जा रही है, जब कुछ ग्रामीण खेतों की ओर गए हुए थे। अचानक उनकी नजर एक भारी भरकम अजगर पर पड़ी, जो खेत में पड़े बछड़े को निगल रहा था। घटना को देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई और कुछ लोगों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए और उन्होंने पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। ग्रामीणों के अनुसार इस तरह की घटना पहली बार देखने को मिली है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और अजगर को सुरक्षित जंगल की ओर ले जाने की प्रक्रिया में लगी है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। खबर की तरफ उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन मंगलवार को ट्रेन से बीजिंग पहुंच रहे हैं। वहां वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक भव्य सैन्य परेड में शामिल होंगे। यह परेड बुधवार को होगी, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के खत्म होने और जापान के खिलाफ चीन की जीत की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की जा रही है। यह पहली बार है जब किम जोंग उन, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक ही मंच पर नजर आएंगे। ये तीनों नेता अमेरिका के सबसे बड़े विरोधी माने जाते हैं और इस आयोजन को इन तीनों देशों की एकजुटता का प्रदर्शन माना जा रहा है। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA ने बताया कि किम जोंग उन सोमवार को अपनी स्पेशल ट्रेन से प्योंगयांग से बीजिंग के लिए रवाना हुए। उनके साथ विदेश मंत्री चोए सान हुई समेत कई बड़े अधिकारी भी हैं। दक्षिण कोरियाई मीडिया के मुताबिक किम की ट्रेन सोमवार रात चीन के सीमावर्ती शहर डेडोंग पहुंची और इसके मंगलवार को बीजिंग पहुंचने की उम्मीद है। यह किम की 2019 के बाद पहली चीन यात्रा है और 2011 में सत्ता संभालने के बाद अपने पड़ोसी देश का कुल 5वां दौरा है। बता दें कि चीन ने कई मौकों पर आगे बढ़कर उत्तर कोरिया की मदद की है और दोनों देशों के बीच के संबंध काफी प्रगाढ़ माने जा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन रविवार को शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की मीटिंग और इस परेड में शामिल होने के लिए चीन पहुंचे। रूसी क्रेमलिन के सहायक यूरी उशाकोव ने रूस की तास न्यूज एजेंसी को बताया कि पुतिन और किम के बीच एक अलग मुलाकात पर विचार किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि किम की शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय मुलाकात और शायद तीनों नेताओं की त्रिपक्षीय बैठक भी हो सकती है। हालांकि इन तीनों देशों ने ऐसी किसी निजी बैठक की पुष्टि नहीं की है। बता दें कि हाल के सालों में उत्तर कोरिया ने रूस के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया है। उसने रूस यूक्रेन युद्ध में रूस को अपने सैनिक और हथियार दिए हैं और बदले में आर्थिक एवं सैन्य सहायता ली है। इराक के मोसुल शहर में सोमवार को उस समय एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला जब प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने मोसुल में 850 साल पुरानी अल नूरी मस्जिद का
पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन किया। इसके साथ ही दुनिया भर में मशहूर इसकी झुकी हुई मीनार भी जनता के लिए खोल दी गई। आपको बता दें, यह मस्जिद 2017 में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों द्वारा बम विस्फोट से तबाह कर दी गई थी। 8 साल बाद यूनेस्को की मदद से पारंपरिक तरीकों और बचे हुए मलबे से सामग्री का इस्तेमाल कर इसे दोबारा बनाया गया है। इस पुनर्निर्माण के लिए $115 मिलियन की रकम जुटाई गई थी, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात और यूरोपीय संघ ने बड़ा योगदान दिया था। अल नूरी मस्जिद और इसकी झुकी हुई मीनार मोसुल के पुराने शहर का दिल माना जाता है। यह मस्जिद 12वीं शताब्दी के अंत में बनवाई गई थी और इसका नाम नूर अल दिन महमूद जहांगी के नाम पर रखा गया। जहांगी मोसुल तथा अलेप्पो के शासक थे, जिन्होंने अपनी मौत से 2 साल पहले इस मस्जिद को बनवाने का आदेश दिया था। इस मस्जिद की मीनार, जिसे स्थानीय लोग प्यार से हब्बा कहते हैं, अपनी अनोखी बनावट के लिए मशहूर थी। 2014 में इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू बकर अल बगदादी ने यहीं से अपने तथाकथित खिलाफत का ऐलान किया था। यह मस्जिद न केवल धार्मिक बल्कि इराक की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन को ले जा रहा एक विमान बुल्गारिया के ऊपर एक संदिग्ध रूसी कार्रवाई में रडार जाम होने की चपेट में आ गया। एक प्रवक्ता ने सोमवार को ये जानकारी दी है। आयोग की प्रवक्ता एरियाना पोडेस्टा ने बताया कि विमान प्लोवेव हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया और वॉन डेर लेयन रूस और बेलारूस की सीमा से लगे यूरोपीय संघ के देशों का अपना नियोजित दौरा जारी रखेगी। हाल ही में यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की थी। ये बातचीत गुरुवार को हुई थी। इस बातचीत के बाद यूरोपीय संघ की प्रमुख ने सोशल मीडिया पर लिखा था, रूसी राष्ट्रपति पुतिन को बातचीत की टेबल पर आना चाहिए। उन्होंने लिखा था, कीव पर रूस द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए हवाई हमले के बाद अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की। पुतिन को बातचीत की मेज पर आना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यूक्रेन में स्थायी शांति आए और उसे सुरक्षा गारंटी भी मिले और यूरोप में इसे अपनी भूमिका जरूर निभाएगा। यह घटनाक्रम रूस द्वारा कीव पर हवाई हमले के बाद सामने आया था। अफ्रीकी देश सूडान में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सूडान के पश्चिमी क्षेत्र दारफुर में भीषण भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड की घटना हुई है। इस आपदा के कारण एक गांव पूरी तरह तबाह हो गया है। इस प्राकृतिक आपदा में कम से कम 1000 लोगों की मौत हो गई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस पूरी आपदा में केवल एक शख्स जिंदा बचा है। सूडान में विद्रोही समूह ने इस बात की जानकारी दी है। लैंडस्लाइड की यह आपदा दारफुर के मर्रा पर्वतों में स्थित तारासिन गांव में हुई है। यह घटना सूडान में हाल के समय की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदा बताई जा रही है। इस क्षेत्र का कंट्रोल रखने वाले विद्रोही समूह सूडान लिबरेशन मूवमेंट आर्मी ने सोमवार को देर रात इस घटना के बारे में जानकारी दी। लैंडस्लाइड के कारण गांव के सभी लोगों की मौत हो गई है। सिर्फ एक शख्स इस पूरी घटना में जिंदा बच पाया है। उत्तर कोरिया ने सोमवार को कहा कि उसके नेता किम जोंग उन ने एक नए हथियार कारखाने का निरीक्षण किया है, जो मिसाइलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की उनकी योजना को तेज करने के लिए महत्वपूर्ण है। किम ने यह दौरा चीन में एक बड़ी सैन्य परेड में शामिल होने से पहले किया है। उत्तर कोरिया की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने यह नहीं बताया कि किम ने जिस कारखाने का निरीक्षण किया वह कहां स्थित है, लेकिन ऐसा अनुमान है यह जांगांग प्रांत में हो सकता है, जो चीन से सटा हुआ देश का प्रमुख सशस्त्र उद्योग केंद्र है। चीन और उत्तर कोरिया दोनों ने पिछले सप्ताह पुष्टि की थी कि किम 6 साल बाद पहली बार चीन जाएंगे और बुधवार को बीजिंग में आयोजित होने वाली सैन्य परेड में शामिल होंगे। यह परेड द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और जापानी आक्रामकता के विरुद्ध चीन के प्रतिरोध की 80वीं वर्षगांठ पर हो रही है। इस परेड में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा आमंत्रित 26 विदेश नेताओं ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हैं। पुतिन को यूक्रेन पर हमले में किम का बड़ा समर्थन मिला है। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश के कारण पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में हालात बदतर हो गए हैं। बारिश और बाढ़ की वजह से बने हालातों के चलते पिछले 24 घंटों में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। रविवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में इस बारे में जानकारी दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ से अब तक लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। पंजाब प्रांत में पिछले 24 घंटों के दौरान 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 26 जून से 31 अगस्त तक पाकिस्तान में मरने वालों की संख्या बढ़कर
854 हो गई है और 1100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पंजाब की सूचना मंत्री आजामा बुखारी ने एक बयान में कहा, पंजाब में आई भीषण बाढ़ से 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि सरकार ने बाढ़ में फंसे 7,60,000 लोगों और 5 लाख से ज्यादा पशुओं को बचाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।